लीजिए, कुछ लोग एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, जैसे किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति, महिला मंडल, युवा क्लब या स्व सहायता समूह। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे संगठित समूहों को समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? इन्हें ही समिति कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय समिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। मनुष्य की अनेक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता, अतः उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से मनुष्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि कुछ लोग या अनेक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं या संगठन बनाकर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही समिति कहा जाता है। अब देखते हैं इसका अर्थ। समिति व्यक्तियों का समूह या संकलन है जो किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। राजनीतिक दल, कॉलेज, परिवार, स्कूल इत्यादि समितियां हैं जिनका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा मैकावियर एवं पेज के अनुसार सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूह को समिति कहते हैं। अर्थात समिति वह संगठित समूह है जिसे लोग किसी सामान्य हित या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोच समझकर और स्वेच्छा से बनाते हैं। इसका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे छात्र संघ, खेल क्लब और महिला मंडल आदि। दूसरा है मॉरिस गिन्सबर्ग। इन्होंने क्या कहा कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है या किसी निश्चित हित या हितों की पूर्ति हेतु बनाया एक सामान्य संगठन है। अर्थात समिति व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य या सामान्य हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से गठित किया जाता है। इसके सदस्य आपसी सहयोग और निर्धारित नियमों के आधार पर कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहला है व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में छात्र संघ का गठन कई छात्रों द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति अकेले समिति नहीं बना सकता। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक समिति के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण समिति का उद्देश्य वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता फैलाना होता है। अगला है विचार पूर्वक स्थापना। समिति विचार पूर्वक स्थापित किया गया एक संगठन है जिसकी स्थापना व्यक्तियों के द्वारा कुछ या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। उदाहरण के लिए किसी गांव में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए लोगों द्वारा जानबूझकर स्वच्छता समिति बनाई जाती है। अगला एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित संगठन का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए रेड क्रॉस समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि पद होते हैं जिससे कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। नियमों पर आधारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति का अपना एक संगठन होता है जिसकी अपनी एक कार्य प्रणाली या नियमों की व्यवस्था होती है जिसके आधार पर समिति के विभिन्न सदस्य कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सहकारी समिति में सदस्यता, बैठक, मतदान और धन के उपयोग के लिए निर्धारित नियम होते हैं। अगला है ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने हित एवं रुचियों के आधार पर विभिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक क्लब या खेल समिति का सदस्य बन सकता है या इसकी इच्छा पर निर्भर है। अगला है अस्थायी प्रकृति। समिति की स्थापना एक या अनेक विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है और जैसे इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित करने के लिए बनी सांस्कृतिक समिति कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भंग हो सकती है। अगला है मूर्त संगठन। समिति से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संगठन से है जिसे कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया गया है। चूंकि समिति का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति दिखाई पड़ता है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। उदाहरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य वास्तविक व्यक्ति होते हैं जिन्हें देखा और पहचाना जा सकता है, इसलिए समिति
मूर्त संगठन है। अगला है औपचारिक संबंध, क्योंकि समिति की सदस्यता व्यक्ति अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्रहण करता है। इस कारण से समिति में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इस वजह से समिति के विभिन्न सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बैंक कर्मचारी संघ में सदस्य मुख्यतः अपने व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए जुड़े होते हैं, इसलिए उनके संबंध औपचारिक होते हैं। है समिति साधन है, साध्य नहीं। समिति का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, अतः व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी समिति की सदस्यता ग्रहण करता है। इस प्रकार से समिति में उद्देश्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, न कि संबंध बनाना। अतः समिति के सदस्यता ग्रहण करना हित पूर्ति का एक साधन है। उदाहरण के लिए कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा अध्ययन समिति का सदस्य इसलिए बनता है ताकि परीक्षा की तैयारी में सहायता मिल सके। उसका उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है। समिति केवल उन उद्देश्य को पूरा करने का साधन है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। समिति एक संगठित और उद्देश्यपूर्ण समूह है जो नियमों एवं सहयोग के आधार पर कार्य करता है। यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति करते हेतु सामाजिक संगठन और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देती है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझे। एक गांव था हरितपुर। गांव में एक बड़ी समस्या थी कि वहां चारों ओर गंदगी फैली रहती थी और पेड़ भी बहुत कम थे। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने सोचा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक स्वच्छ एवं हरित गांव समिति बनाने का निर्णय लिया। अब इसको आगे समझते हैं। व्यक्तियों का समूह समिति बनाने के लिए राहुल, सीमा, मोहन, पूजा और कई अन्य लोग एकत्रित हुए। अकेला राहुल समिति नहीं बना सकता था। निश्चित उद्देश्य, सभी का उद्देश्य था गांव की सफाई करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना। विचार पूर्वक स्थापना, उन्होंने अचानक काम शुरू नहीं किया बल्कि बैठक करके योजना बनाई और समिति का गठन किया। एक निश्चित संगठन समिति में राहुल को अध्यक्ष, सीमा को सचिव और मोहन को कोषाध्यक्ष बनाया गया ताकि काम व्यवस्थित ढंग से हो सके। नियमों पर आधारित यह तय किया गया कि हर रविवार बैठक होगी। प्रत्येक सदस्य महीने में कम से कम एक दिन श्रमदान करेगा और सभी निर्णय मतदान से लिए जाएंगे। ऐच्छिक सदस्यता, गांव के लोग अपनी इच्छा से समिति में शामिल हुए, किसी को जबरदस्ती सदस्य नहीं बनाया गया। अस्थायी प्रकृति, समिति का मुख्य उद्देश्य गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाना था। जब यह लक्ष्य पूरा हो गया तो समिति को भंग भी किया जा सकता था। मूर्त संगठन, समिति के सदस्य वास्तविक व्यक्ति थे जिन्हें गांव के लोग देख सकते थे, इसलिए समिति एक मूर्त संगठन है। औपचारिक संबंध, सदस्य मुख्य रूप से गांव की सफाई और वृक्षारोपण के उद्देश्य से जुड़े थे। उनके संबंध कार्य और नियमों पर आधारित थे। समिति साधन है, साध्य नहीं। सभी लोग समिति में केवल इसलिए जुड़े थे ताकि गांव की समस्या का समाधान हो सके। उनका अंतिम लक्ष्य स्वच्छ गांव था। समिति केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम था। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। जब कुछ लोग किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियमों के आधार पर संगठित रूप से और स्वेच्छा से मिलकर कार्य करते हैं तो उस संगठन को समिति कहा जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।